हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय को, जिसका नाम है नशा। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने मानव मूल्यों को सरल व सुंदर शब्दों में दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि वैभव की चमक दमक में लोग मानव मूल्यों को खो देते हैं, किंतु यह सही नहीं है। हमें प्रत्येक स्थिति में मानव मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो आइए अध्याय की शुरुआत करें। तो ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। बहस यानी कि बहुत ज़्यादा चर्चा किसी बात पर होती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोग और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः है उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी। अनुकूल यानी कि उनके पक्ष में कहने के लिए उसके पास कोई दलील यानी कि कोई बात ही नहीं होती थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवहार का जो है व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हंसकर भी यानी कि हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद उसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात ना करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की, दूध ज़रूरत से ज़रा भी गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह में होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूँ वह मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया, यानी कि उसने न्योता दिया कि आओ मेरे घर चलो, तो मैं बिना हिचकिचाए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारी की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग जो असमियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असमियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है, असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों को कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और ही हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मुआवले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। अब सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती है, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों का ये पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। पिछलग्गू यानी कि पीछे चलने वाला कौन है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिताजी को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम का इकराम से मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला।
यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप में अपनी ओर खींचे हुई था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामे ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, इतने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएंगे। तो क्या समझते हो, यह सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ में बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते, भोर यानी कि सुबह होते होते, हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 वृद्ध पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया है। लगेज यानी कि हमारा जो सामान था वो उन्होंने उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, और दूसरा ब्राह्मण था, राम रख। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा। अपरिचित यानी कि ना जानने वाली नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये क्या यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चलाया होता। आपकी मैं इन्हें घसीट लाया है। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था। अब की फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकारी भी रहा। दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, यानी कि उनकी शंका का निवारण किया और कहा कि महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ और ही नहीं पहनते, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चालगी को देखा होगा, जो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाड़े की मिजई और चमरोदा जूता पहने बाजार में घूमा करते थे। सुनते एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यप्रद जान पड़ा। हास्यप्रद यानी कि मुझे हंसी सी आने लगी थी। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन से उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहरवास नहीं हूँ। मैं हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हूँ। यहाँ देखा तो कलाराज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियाँ काँप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया कि कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार लटकता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ। अतिशयोक्ति क्या है बच्चों? एक अलंकार है जिसमें बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो यहाँ भी उसने बड़ा चढ़ाकर मेरा वर्णन किया कि अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल भी अफसर समझने लगे। कहीं माशरे तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी यूँ पलीत क्यों कर रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान से कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी है, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद कई नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद भी कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पैर दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुकुटमारी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। परिहास यानी कि उसका मजाक उड़ाया करता था। और मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए।
पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा विचार ना जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में खूब एकाग्र होकर पढ़ेंगे। एकाग्र यानी कि एकांत में अच्छी पढ़ाई होगी। पर यह सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कई मछलियों चिड़ियों का शिकार खेल रहे थे, कई पहलवानों की कुश्ती देख रहे थे, कई शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घिरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की जरूरत ही नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो आदमी पंखा झलने को तैयार। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर होने न पाए। कहीं कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से बातचीत करने में कुछ देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा, कोई 11:30 बजे महज आया। बड़ा सा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप ना जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी नहीं थी। दिया सलाई यानी कि माचिस भी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? झुंझला रहा था। समाचार पत्र रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नरादर यानी कि लैंप वहाँ पर नहीं था। देवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं है? लैंप जला दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेले देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं यहाँ सुराग हो जाए और जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों को रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या है? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी पड़ेगी। हम लोग जो तैयार बैठे हैं, जो ही स्वराज्य हुआ, स्वराज्य यानी कि जो ही अपना राज्य हुआ, अपने सारे असमियों के नाम हिसाब कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। मैंने कहा, अभी तो कोई ऐसा अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपने ड्राइवर बना लूँगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी, अपनी स्त्री को खूब पीटा और गाँव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टियाँ इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गाँव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने आए। ठाकुर हमारे साथ स्टेशन पर आया। मैंने भी अपना पासपोर्ट खूब सफाई से खीला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवदत्त की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था कि हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य का था। सामर्थ्य यानी कि वो मेरी स्थिति में नहीं था कि सबको इनाम दे पाता। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग सभी लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुसीबत में यानी कि मुश्किल में तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया। अगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था, आए दिन आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़ते हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर।
राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर भी डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कोलकाता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिली थी। पीठ पर बांधे हुए था, बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2-4 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबू, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा दे। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं। खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेज राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं, ओपे इत्ता मिलजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वट इन इंडियन यू आर बी। कैसे जाहिल हो वीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अध्याय जिसमें इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि हमारे सामने जैसा वातावरण होता है हम अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। आइए अब पाठ के अनुसार प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें सही विकल्प चुनना है आपको। पहला प्रश्न है, ईश्वरीय था, मजदूर, क्लर्क, जमींदार का लड़का, उपयुक्त सभी। ईश्वरीय था, जमींदार का लड़का। तो सही विकल्प मैंने चुन लिया है। इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्नों के सही विकल्प आप स्वयं चुनिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थान भरना है इसमें। पहला वाक्य, अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने डैश किया था कि घर ना जाऊंगा। मैंने तय किया था कि घर नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। बहस में ईश्वरी का पक्ष कमजोर क्यों रहता था? बहस में ईश्वरी का पक्ष इसलिए कमजोर रहता था क्योंकि वह जमींदारी व्यवस्था के अनुकूल दलील नहीं दे पाता था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिएगा। लेखक और ईश्वरी प्रसाद के स्वभाव में क्या अंतर था? उनमें परस्पर बहस क्यों होती थी? इसका क्या परिणाम निकलता था? लेखक और ईश्वरी प्रसाद के स्वभाव में अंतर था। लेखक थोड़ा उग्र स्वभाव का था और ईश्वरी थोड़ा शांत स्वभाव का था। उनमें परस्पर बहस इसलिए होती थी क्योंकि ईश्वरीय एक जमींदार परिवार से संबंधित रखता था और लेखक एक क्लर्क के परिवार से संबंध रखता था। और लेखक जमींदारी प्रथा को बेकार मानता था, उन्हें रईस ज़्यादा समझता था और लोगों पर अत्याचार करने वाला समझता था। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होती थी। इसका परिणाम यह निकलता था कि ईश्वरीय शांत रहता था और वह अपने इस जमींदारी प्रथा के विरोध कोई दलील नहीं दे पाता था। इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं दीजिएगा। चलिए भाषा ज्ञान के प्रश्न पर आते हैं। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। एकाग्र, एकाग्र का मन होता है एकांचित होकर, यानी कि हमें एकाग्र मन से अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को भी आप इसी प्रकार वाक्य प्रयोग में बदलिएगा बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मुहावरों का अर्थ लिखना है। सीधे मुंह बात ना करना, सीधे मुंह बात ना करना अर्थात ढंग से बात ना करना। रहीम तो बड़ा रईस हो गया, अब किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। इसी प्रकार बाकी के मुहावरों के भी आप अर्थ लिखिए। आइए व्याकरण ज्ञान पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ण के विषय में बताया गया है। वर्ण भाषा में प्रयुक्त सबसे ध्वनि, छोटी ध्वनि जो होती है वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला क्या होती है? जो सभी वर्ण समूह मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षरों की गणना है। वर्णमाला के 52 अक्षर स्वर तथा व्यंजन में बटे हुए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर स्वर के बारे में बताया गया है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। चलिए रचनात्मक कार्य पर आ जाते हैं। संपन्नता तथा वैभव में क्या हमें अपने नैतिक मूल्यों को खो देना चाहिए? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। बिल्कुल मेरे अनुसार संपन्नता और वैभव में हमें अपने नैतिक मूल्यों को नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार इस अध्याय में लेखक अंत में वैभव संपन्नता में लीन हो गया था और वो अपने मूल्य खो चुका था, लेकिन अंत में उसको इस बात का आभास हुआ कि वो क्या से क्या हो गया। तो हमें भी अपनी परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए और अपने मूल्यों को समेट के रखना चाहिए।
तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको पसंद आया होगा और आप इससे मिलने वाली सीख को अवश्य जीवन में अपनाएंगे और अपने मूल्यों को संजो कर रखेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।